हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे और अधिगम के सिद्धांत हमने 5 पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, तीसरा सक्रिय या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है और चौथा हमने पढ़ा था गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रस्तुत सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पांचवा हमने पढ़ा था कि कोई जो व्यक्ति है वह समाज के माध्यम से कैसे सीखता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। आज हम अगला पढ़ेंगे निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत। कौन सा है? निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? जेरोम ब्रूनर है। तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, जिसका नाम क्या आता है? संरचनावाद या निर्मितवाद है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं इस सिद्धांत में? यह समझाना, किस बारे में बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? तो जेरोम ब्रूनर है, वो बताते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, व्यक्ति क्या है, कोई भी बात सीखे, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है, किसी भी प्रकार की संरचना के बारे में देखता है, उसके बारे में सीखता है, तो उसका एक प्रतिरूप तैयार होता है, एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, संरचनाएं बनती है। तो इसी के नाम पर जेरोम ब्रूनर ने इसका नाम क्या किया था? निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है। तो हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संरचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये जेरोम ब्रूनर या इसके दूसरा नाम क्या था? इसका क्या है? जेरोम ब्रूनर ने इसको प्रस्तुत किया था, तो इसके दूसरे नाम क्या क्या प्रतिपादन किए थे? यानी कोई व्यक्ति करता है तो स्वयं का नाम भी कई बार कह लगा देता है। तो इसे निर्मितवाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत है, या अगर हम बात करें तो इसे जेरोम ब्रूनर का संरचनावाद अधिगम सिद्धांत या संरचनावाद जेरोम ब्रूनर निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार इनके साथ क्या नाम अपना स्वयं का जो प्रतिपादन करता होता है, वो अपना नाम स्वयं इसके साथ प्रस्तुत करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि संरचनावाद होता क्या है, स्ट्रक्चर मॉडल होता क्या है और इसमें किस बारे में बातें हैं प्रस्तुत की जाती है, बताई जाती है। तो सर्वप्रथम हम संरचनावाद जो शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं। तो संरचनावाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानवाद क्षेत्र से हुई। कौन सा आता है? मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है, संज्ञानवाद है। तो संरचनावाद शब्द की उत्पत्ति है मनोविज्ञान के संज्ञानवाद क्षेत्र से हुई है। हमने चर्चा की थी कि मनोविज्ञान के 3 प्रकार के हैं। हमने क्लास का जब लोगो आता है तो उसमें व्यवहारवादी आते हैं, संज्ञानवादी और अन्य मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो संज्ञानवाद क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो किसी समस्या का समाधान करता है, उसकी एक उम्र हो जाती है, उसकी एक परिपक्व एज हो जाती है, उसके बाद वह कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको वह स्वयं अपने आप ही हल कर देता है। तो यह शब्द की अगर बात करते हैं तो इस संरचनावाद शब्द का अगर उद्गम की अगर बात करते हैं, उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो मनोविज्ञान के संज्ञानवाद क्षेत्र से हुई है। क्या है? संज्ञानवाद क्षेत्र से हमारे संरचनावाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसलिए जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानवाद के क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो व्यवहारवादी हमने देखे, थोर्नडाइक व्यवहारवादी थे, वाटसन व्यवहारवादी थे, स्किनर व्यवहारवादी थे। इसके बाद कौन से थे? संज्ञानवादी, यानी अपनी मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। गेस्टाल्टवादी किस प्रकार के थे? संज्ञानवादी थे। इसी प्रकार जेरोम ब्रूनर है वो कौन से? संज्ञानवादियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यह सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो संज्ञानवाद कहलाता है और इसी के अनुरूप इन्होंने एक पिरामिड नुमा संरचना दी थी जिसे संरचनात्मक या निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो अपने होते हैं जेरोम ब्रूनर है, इनके द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी एक संरचना वाइज क्या है, व्यक्ति कोई किसी भी समस्या का समाधान जब करता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या है वो आगे की ओर बढ़ता है और उस समस्या का जो समाधान है उसकी ओर अग्रसर हो जाता है। तो हमने देखा पहले शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? साइकोलॉजी के कौन सा है? संरचनावाद की संज्ञानवाद से जुड़ी हुई है। कौन से आते हैं? साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संरचनात्मक जो शब्द है वो मनोविज्ञान के संज्ञानवाद क्षेत्र से लिया गया है, इसलिए संज्ञानवाद मनोविज्ञानियों की श्रेणी में आता है। जेरोम ब्रूनर का मानना है इस जो संरचनावाद का सिद्धांत है या निर्मितवाद का सिद्धांत है, इसमें जेरोम ब्रूनर क्या बताना चाहते हैं? इसमें ये वो बताते हैं कि बालकों को, छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको अगर हम बात करते हैं कि जो जेरोम ब्रूनर का मानना है कि जो बालकों को इस प्रकार पढ़ाया जाए, जो बालक होते हैं उनको इस प्रकार पढ़ाया जाए कि वह समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकें,
कि जो बालक है उनको इस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि वह स्वयं उन समस्याओं को समझ सके और एक ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके। तो संरचनावाद क्या कहता है कि बालकों को ऐसे नहीं हम रट्टाभिकसन के माध्यम से समझा दें, रट्टाभिकसन के माध्यम से उन्हें बता दें कि आप इसका रट्टा मार। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि जो बालक है उनको इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जो है उनको बालकों को शिक्षकों के द्वारा मनोवैज्ञानिक जो विधि है उसके माध्यम से इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बालकों को वो चीज पूरी समझ में और उसकी एक संरचना बने। कई बार हमने देखा हो कोई चीज है उसका सीधा अगर रट्टा मारते हैं तो याद नहीं होती है, उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसकी संरचना बनाते हैं, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो वो क्या आसानी से हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बालकों को इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में एक उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित जो वो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक क्या है संरचना बने जिससे वह इसे लंबे समय तक याद कर सकें। तो जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, जो भी विषय कोई भी है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए या किसी टॉपिक के ऊपर बात करें, कोई सब ऐसा नहीं कि पढ़ाने से संबंधित है और कोई चीज जब हम समझा रहे हैं तो वो चीज उन्हें इस प्रकार बताई जाए, इस प्रकार क्या है पढ़ाई जाए जो जो बालकों को क्या है मूल प्रकृति के साथ जोड़कर रखती है। यानी पहले सर्वप्रथम उनको बताया जाए कि ये चीज मैं बता रहा हूँ इसका बेसिक कंसेप्ट ये चीज यहां से निकल कर है, इसके बाद इसने ये विकास किया, इसके बाद ये विकास किया। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको कहा जाता है कि आप सरसों का पौध, यानी कृषि वाला को टॉपिक है तो उसमें क्या सरसों के पौध के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे नहीं है सीधे कहेंगे सरसों ये होती है 6 माह की खेती होती है, 3 माह की होती है, 2 माह की होती है, ऐसे नहीं बताया। पहले बताया जाता है इसका छोटा सा बीज, उसमें सूक्ष्म अंकुर निकलते हैं, फिर ये बड़े एक पौध के रूप में धारण करती है, 2 महीने के देती है। इस प्रकार के जब उसे एक मूल प्रकृति उसकी जिस पॉइंट को बताया जा रहा है उसकी मूल प्रकृति अगर बता दी जाएगी तो अपने दिमाग में एक संरचना बन जाएगी और उसको हम समझने में क्या आसानी होगी और लंबे समय तक चाहे आप कितनी उम्र का बालक हो जाए उसको आप पूछोगे सरसों का पौधा कैसा होता है, सरसों किस प्रकार होती है, उसका पौध किस प्रकार निरूपण करता है, तो जैसे ही बताएंगे तो वो क्या तुरंत आपको जवाब देगा। क्यों? उसको वो चीज एक बार अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से संरचना बनाकर उसको समझा दी गई है तो वो उसे क्या लंबे समय तक याद रहती है। तो जेरोम ब्रूनर कहते हैं किसी भी बालक को अगर पढ़ाया जाता है तो उसे इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उसके माइंड में एक संरचना बन जाए जिसे एक लंबे समय तक वो अच्छी तरह से याद रख सके। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर ये क्या कहते हैं जेरोम ब्रूनर कहते हैं तो इनका सीधा सा सिद्धांत है, ज्यादा इसमें क्या है उछल कूद की कोई वो बात नहीं है कि ये प्रयोग किया वो प्रयोग किया। इनके द्वारा सीधा सा एक बताया गया था कि मैं एक नियम बता रहा हूं, मैं एक संरचना प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके माध्यम से यदि कोई बालक सीखता है तो वो लंबे समय तक उस अनुभव के आधार पर किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तो रटने की जरूरत नहीं, उसमें तो वो बिल्ली थे, कुत्ते थे, खरगोश था, गुड़िया थी और जोकर था, इनके ऊपर प्रयोग किए थे लेकिन इन्होंने क्या प्रयोग नहीं किए। ये क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रस्तुत एक नियम है इसे संरचनावाद कहा जाता है या इसे दूसरे शब्दों में निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है और यह संज्ञानवाद की श्रेणी में आता है। यानी कोई जो बालक होगा यदि अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग कर कर जब उसकी एक एज हो जाती है उस एज में किसी भी समस्या को देखेगा तो कई समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी। जो समस्याएं हल नहीं हो पाती है उनको यदि वो बालक एक संरचना के माध्यम से तोड़कर छोटे छोटे भागों में उस समस्या के बारे में सोचेगा, देखेगा तो वो समस्या सोल्व हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान की एक बालकों को एक संरचना प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे वो किसी भी समस्या को, किसी भी बात को समझने में क्या है आसानी महसूस करे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर इसमें क्या बताते हैं कि अगर इस सिद्धांत से कोई व्यक्ति सीखता है तो उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहली बात करते हैं तो इससे बालक जो सीखते हैं उनको सीखने में आसानी हो जाता है, बालक को सीखने में सरलता महसूस होती है। यानी हमने बताया कि सरसों का पौधा इस प्रकार निकलता है, ये सरसों का पौधा है इस प्रकार है, सीधा ही रट्टा मरा देंगे सरसों कहती ये होती है रट लो। बच्चे क्या है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे, कभी देखा ही नहीं। अगर किसी शिक्षक के द्वारा सरसों के पौधे की
जहां से लेकर उत्पन्न होता है, जहां तक वह क्या सरस्वर निकाली जाती है, अगर उनके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी जाती है तो उस बालक के दिमाग में एक संरचना बन जाती है और वो क्या है, उसे सीखने में आसान होता है, वो रटा नहीं मारेगा, फिर आराम से सीखेगा। दूसरा है अधिगम में रुचि लेता है, यानी अगर कोई पॉइंट है, अगर आप व्याख्या के साथ उसे उन मुद्दों के साथ समझा रहे हैं जिनसे वह उत्पन्न हुआ है और जहां तक वह चलेगा तो वो उसमें क्या रुचि लेगा कि कल क्या गुरुजी ये बताएं। चीकू का पौधा है, आम का पेड़ है, या किसी भी प्रकार की कोई शिक्षण विधियां हैं या कोई शिक्षा का पहलू है जिसमें अब बता दिया कि राष्ट्रपति प्रथम महाभियोग होते हैं, राष्ट्रपति क्या है, प्रथम महामहिम होते हैं, यानी संपूर्ण जो भारत है या संपूर्ण राष्ट्र के प्रथम प्रवक्ता, प्रथम व्यक्ति कौन होता है, महान्यायी होता है, महान्यायवादी होता है। तो इसे पता ही नहीं चलेगा हमको महान्यायवादी होता क्या है। यदि हम बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसमें इस संबंधित आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, 76 जो आता है उसमें भारत के जो महान्यायवादी है उसमें वर्णन किया गया है, और इसमें ये भारत के संपूर्ण सबसे क्या है लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे बड़े विधि वक्ता होते हैं। तो बालक समझे कि हाँ ये उनके बारे में बात करें तो उनको इंटरेस्ट लेगा बच्चा। कई बार होते हैं अपने स्कूल में जाते हैं शिक्षक रट्टा बनाने वाले, कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि आराम से समझाते हैं। हमें याद है, हमें छठी 7वीं क्लास में एक ऐसे शिक्षक मिले जो साइंस बहुत ही शानदार पढ़ाते, हमें आज तक याद है उनकी साइंस पढ़ाई हुई, वो फूल का चित्र बनाकर है, पेड़ पौधों का चित्र बनाकर है, उनका सजीव वर्णन कर दिया करते थे। तो वो चीजें हमें आज ही याद है, क्यों, वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे और उसकी माइंड की हमारी क्या संरचना बनी हुई है और वो चीजें याद रहती है। तो अगर हम निर्मितवाद या संरचनावाद का प्रयोग करें तो इसमें सीखने में आसानी नहीं होगी। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो अधिगम में बच्चा रुचि लेगा, अधिगम में बच्चा क्या है, रुचि लेता है। और इस प्रकार का जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा बालकों को दिया जाता है वो किस प्रकार होता है, स्थायी होता है। यानी ऐसे है रट्टा मार लिया तो वो भूल जाए, घंटे बाद 2 घंटे बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार हमने सीख लिया तो ज्ञान हमारा स्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है। ऐसा ज्ञान की अगर बात करते हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो अधिगम स्थानांतरण में उपयोगी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने क्या सरसों का बीज का पौधा तो गेहूं का पौधा देखेंगे आप लोग उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे, समझ लेंगे क्यों, इसी प्रकार वही प्रक्रिया अपनाएगा। तो अधिगम स्थानांतरण करने में यह अधिगम का जो नियम है ये उपयोगी है। तो अधिगम स्थानांतरण में क्या है, निर्मितवाद व संरचनावाद विशेष उपयोगी आता है। बालक जो होता है वो एक निर्मितवादी बन जाता है, यानी एक संरचना बनाना क्या है, बन जाता है, एक संरचना बनाता है और उसी के माध्यम से कोई भी टॉपिक हो उसको सीख लेता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो एक पॉइंट आता है कि संरचना में तो क्या टॉपिक बना दिए जाते हैं, लेकिन निर्मितवाद कहा किसे जाता है, निर्मितवाद कहा किसे जाता है। तो निर्मितवाद एक पॉइंट जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो निर्मितवाद जो होता है उसमें जो बालक होते हैं उनको एक सेक्शन में बांट दिया जाता है, कोई जो बालक होता है उनको सेक्शन में बांट दिया जाता है और समस्या दे जाती है। इसमें बालकों को एक झुंड बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनके सामने कोई भी समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और बालकों को कहा जाता है कि आप इस समस्या का समाधान करें, आप क्या है इस समस्या है उसके बारे में निष्कर्ष निकालें, निर्णय दें और इसके बारे में बताएं। शिक्षक परामर्श व निर्देशकर्ता के रूप में वहां पर खड़ा रहता है। शिक्षक जो होगा, हमें कई बार दिया होता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, हम क्या प्रैक्टिकल करते हैं, जब बीएससी की थी तो उसमें प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, उसमें ऑब्जर्वर जो होता है, निरीक्षक होता है, वो अपने पास लैब में खड़ा रहता है और हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीचर हमारे पास में परामर्श देने के रूप, निर्देश देने के लिए क्या वहां पर खड़े रहते हैं और बताते रहते हैं इस प्रकार करें, क्यों, वो सोचते हैं कि गलती ना हो जाए और अपने आप बालकों करते रहते हैं। तो इस प्रकार बालकों को निर्मितवाद में एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप में किसी भी समस्या को लाकर उसके सामने, बालकों के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस संबंधित समस्या का समाधान करें, इसके बारे में बताएं और मैं यहाँ पर खड़ा हूं। अगर किसी भी प्रकार की तुम्हें समस्या, थोड़ा बहुत कहीं ऊंच नीच हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछें। तो इस प्रकार बालक है और समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। बालक सक्रिय रहता है और उस समस्या से संबंधित क्या है, किसी भी पॉइंट को लेकर क्या है गुरुजी से पूछना चाहिए तो पूछ सकता है और समस्या का समाधान करता है। तो निर्मितवाद या संरचनावाद क्या था कि बालकों के सीखने के लिए उनके माइंड में एक संरचना बना दी जाती है जिससे वह आसानी से किसी भी बात या पहलू को याद कर सके। तो ये हमारा क्या था, जेरोम ब्रूनर के द्वारा प्रस्तुत
संरचनावाद या निर्मितवाद का सिद्धांत है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो निर्मितवाद है उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या है। निर्मितवाद जो दिया गया था, यानी बालकों को समस्या दे दी जाती थी और उन समस्याओं को बालकों को स्वयं हल करने के लिए कहा जाता था। तो इसमें क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातें क्या निकल कर आती है निर्मितवाद के अधिनियम से। तो ये जो अधिनियम है, ये जो नियम है, ये सर्वप्रथम किससे हैं? छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित क्या है? क्रिया है। तो निर्मितवाद जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार के? छात्र केंद्रित क्रिया है, यानी केवल और केवल क्या? छात्र क्रिया करते हैं। शिक्षक तो क्या है? निर्देशक के रूप में, निरीक्षक के रूप में, सहकर्मी के रूप में पास में खड़े रहते हैं, लेकिन मुख्य जो क्रिया करता है वो क्या है? बालक करता है। तो निर्मितवाद किस प्रकार के है? बालक केंद्रित क्रिया है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। इसमें जो बालक क्या होते हैं? स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं, यानी कोई समस्या दे दी जाती है तो उस समस्या को हल करने के लिए बालक विभिन्न प्रकार के पहलुओं को अपनाता है और एक पहलू में ऐसा मिल जाता है जिससे उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसमें बालक क्या करता है? स्वयं ज्ञान को अर्जित करता है। स्वयं बालक के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। नवीन ज्ञान का जो सृजन है इस विधि के द्वारा, यानी निर्मितवाद में नवीन ज्ञान का जो सृजन होता है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यानी बालक ने पीछे कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुछ न कुछ प्रक्रियाएं की होगी, उन प्रक्रियाओं का जो समावेश है वो नवीन ज्ञान के लिए लाता है। नवीन ज्ञान कोई भी करता है तो नवीन ज्ञान में किसी भी प्रकार की जो क्रिया प्रणाली अपनाता है, कोई क्रिया क्रम करता है, कोई प्रलेख बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है, उसमें उसने जो पिछले कार्य में कर रखा है उनका अनुभव लेता है। तो नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह छात्रों की सक्रियता पर बल देता है। छात्रों के सक्रियता पर बल देता है। छात्र क्या है? एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, तो उन्हीं को क्या है? ये एक्टिव रखता है, उन्हीं को ज्ञान स्थायी रूप से प्रदान करवाता है। अगर मेरे को समस्या दे दी, मैं झुंड में तो बैठा हूं लेकिन सक्रिय नहीं, इनएक्टिव हूं, मेरा क्या दिमाग और कहीं और घूम रहा हूं, तो क्या मैं उस समस्या को समाधान कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या? सक्रियता पर बल देता है। निर्मितवाद या संरचनावाद किस पे है? सक्रियता पर क्या है? बल देता है। यह अर्थपूर्ण जो अधिगम है उसके ऊपर बल देता है। पूछा जाता है कि निर्मितवाद या संरचनावाद है, इसमें किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करवाया जाता है? रटकर या अर्थपूर्ण है? तो निर्मितवाद है ये अर्थपूर्ण ज्ञान पर एक विशेष महत्व देता है, यानी किसी भी समस्या को, किसी भी बात को अगर समझाना चाहता है कोई व्यक्ति है तो उसे अर्थपूर्ण बताओ। ऐसे नहीं रट्टा मरवा दिया, ये होता है। अर्थपूर्ण उस समस्या के उस कोई जो पॉइंट है उसके बारे में बताओ जिससे वह क्या है? लंबे समय तक याद रख सकता है। यह अगर बात करते हैं छात्रों की ज्ञान की प्राप्यता की जांच करता है, यानी छात्र के अंदर क्या क्या अनुभव है, क्या क्या ज्ञान है। यानी मेरे सामने कोई समस्या रख दी, उस समस्या को मेरे को कह दिया कि तू स्वयं क्या इस समस्या का समाधान कर, तो मेरे ज्ञान की जांच हो जाती है कि ये देखते हैं किस प्रकार इस समस्या का समाधान करता है और कौन कौन से पहलुओं को अपनाता है। तो इसमें बालक के ज्ञान की यानी अनुभव की जांच हो जाती है। बालक के अंदर ज्ञान है या ऐसे कह रहे हैं मैं पढ़ाई करूं। कई बार होता है घर वाले कहते हैं हाँ हमारा बालक पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन हमें लगता है नहीं, ठीक है, जैसे अपने ले ले तो कहते हैं पढ़ता है, लेकिन जब तक मुझे में ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्या पता ऐसे बैठा रहा, क्या पता ऐसे ही बैठा हो, ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं रहा हो। तो जो निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है इसमें संबंधित बालक के ज्ञान की जांच होती है। क्यों? जैसे उसके सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, अगर वो पढ़ा लिखा है, अनुभव है उसे, तो उस समस्या का समाधान कर लेगा। जैसे सरल ब्याज का कोई क्वेश्चन दिया, अगर मैंने सरल ब्याज का टॉपिक पढ़ा है तो मैं उस समस्या का समाधान कर पाऊंगा। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो क्या है, मैं उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो निर्मितवाद या संरचनावाद है ज्ञान के बारे में बताता है कि कोई बालक को कितना ज्ञान है या नहीं है। यह बालकों की क्या करता है? आपसी जिम्मेदारी है, आपसी जिम्मेदारी और समूह भावना में रहने की प्रयास करता है। यह जो क्या है निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है, यह बालकों को आपसी जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करता है। यानी बालक को समस्या दे दी जाती है, बालक को जब समस्याएं प्रदान कर दी जाती है तो क्या समूह एक ग्रुप में है तो उनको कहा जाता है कि आपको अपनी अपनी जिम्मेवारी है, आपके अपने अपने उत्तरदायित्व है, आप अपने उत्तरदायित्व के हिसाब से इस समस्या का समाधान करें। ऐसे नहीं है कि ग्रुप 20 का है और इसमें केवल 2 व्यक्ति उस समस्या का समाधान करेंगे, नहीं,
20 के 20 व्यक्तियों को एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है, और ये 20 के 20 व्यक्ति के उस समस्या से संबंधित किसी भी प्रकार के पहलू निकाल कर लाते हैं और 20 का सहयोग के माध्यम से अंत में इस समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये जो निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि हमें उत्तरदायित्व की भावना और जिम्मेदारी और सहयोगिता की भावना अपनानी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह बालकों में आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना को जागृत करता है। यानी एक दूसरा का है, किसी भी समस्या को लेकर समाधान कर रहे हैं तो आपसे सहयोग करें, और आपसी क्या है, साझेदारी की भावना है। अगर उनमें साझेदारी की भावना नहीं है, एक अगर नहीं मैंने ये कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक मत बता, ठीक है, दूसरे को नहीं है, उसने अपना पॉइंट नहीं बताया, तो इस प्रकार के है वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। यदि उनमें समूह भावना और साझेदारी की भावना है तो वो समस्या को आसानी से इजीली तरीके से हल कर पाते हैं। शिक्षक की भूमिका भी मार्गदर्शन और निर्देश और सुविधा प्रदाता की होती है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत है, इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक है, निर्देशक है या एक सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये नहीं है कि किसी बालक को कुछ आया नहीं तो उसका काम स्वयं करने लग जाए, केवल और केवल हिंट दे देंगे उनको कि आप इस समस्या को है तो आप इस रास्ते पे चलें तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो इसमें जो शिक्षक होते हैं वो सहयोगकर्ता है, निर्देश करता है और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा बालकों के समूह बनाकर जो प्रत्येक समूह होते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार इसमें समस्याएं समाधान की जाती हैं, तो बालकों का समूह बनाकर प्रत्येक समूह को, बालकों के समूह बना लिए जाते हैं और प्रत्येक समूह को विषय कोई सब्जेक्ट है उससे संबंधित समस्या दे दी जाती है। जैसे मैं साइंस मैथ का टीचर, मैं मैथ का टीचर हूँ, तो बालकों को मेरा क्लास कौन सा है, मैथ का, तो मैं मैथ के बारे में बताऊंगा। तो मेरे क्लास में 40 बच्चे, मेरे क्लास में क्या है 40 बच्चे हैं, मैंने 10-10 का 4 झुंड बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए। चारों को, एक को साधारण ब्याज से संबंधित है, दूसरे को मिश्र अध्ययन से संबंधित है, तीसरे को चक्रवर्ती ब्याज और चौथे को क्या है बट्टा से संबंधित क्या है समस्याएं दे दी, यानी क्वेश्चन दे दिए। उन्होंने कहा है कि आप इनके बारे में निकाल कर लें। 10-10 क्वेश्चन दे दिए, 10 का ग्रुप है तो एक बालक को एक क्वेश्चन आ जाए, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इन समस्याओं का समाधान करें और मेरे सामने प्रस्तुत करें। तो बालक एक ग्रुप के रूप में संरचना कार्य करते हैं और कह देता हूँ कि सभी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। किसी को सूत्र याद नहीं, किसी को कोई बात याद नहीं, तो एक दूसरे का सहयोग करें और इस समस्या का समाधान करें। तो ये क्या होता है, समूह को विभिन्न भागों में विभक्त कर किसी समस्या का समाधान इसमें करवाया जाता है। समूह के छात्र वो जो समस्या, समूह के छात्र के वो जो समस्या थी, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर मैं हिस्ट्री का टीचर, मैं क्या है हिस्ट्री का टीचर हूँ, इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में बालकों से अनुभव के बारे में जांच करूंगा कि इनका अनुभव कितना है, क्यों +2 तक बच्चे आ गए हैं और मुझे उनके ज्ञान के बारे में जानना है, उनके ज्ञान के बारे में क्या पूछना है कि उन बच्चों ने क्या वास्तविक पढ़ाई की है, क्या उनमें वास्तविक हिस्ट्री का नॉलेज है। कोई भी तात्या टोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है, महाराणा प्रताप है, औरंगजेब है, लाल बहादुर शास्त्री, इनसे संबंधित कोई एक टॉपिक में उठा लेता। मेरे क्लास में अब की बात 30 बच्चों का ग्रुप, इन 30 बच्चों के ग्रुप के सामने मैं कह देता हूं कि आप लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के ऊपर टिप्पणी करिए। दूसरा मैं कह देता हूं कि आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वृत्तांत बताइए। तीसरा कहता हूं कि क्या भारत में औरंगजेब से पहले कोई मुगल शासक हुए थे जिसने भारत पर आक्रमण से संबंधित किसी प्रकार की प्रेरणा या किसी प्रकार के अन्य स्रोत अपनाए थे। तो इस प्रकार मैंने इन 3 ग्रुपों को 3 विभिन्न प्रकार की समस्याएं दे दी। ये बालक है, जब एक बालक के ग्रुप के किसी बच्चे को इससे संबंधित नॉलेज नहीं होता है तो दूसरे ग्रुप के बालक है उनसे बात करता है, विचार विमर्श करता है और पूछता है क्या औरंगजेब के बारे में तुम कुछ जानते हो। टाट पूछ रहे, अरे औरंगजेब क्या है, मैंने तो इसके तात्या टोपे के बारे में पढ़ा है। पूछ लिया गुरुजी ने औरंगजेब के बारे में, क्या तेरे को पता है, तो क्या दूसरा के हाँ थोड़ा थोड़ा तो है पता, तो क्या खुद को गर्वहीन महसूस करके बता देता है ये औरंगजेब ये था मैंने कितने पढ़ा है, कहता और बता और बताइए क्या उसने इतना पढ़ा, तो 3 टप्पे उसने बताए, 3 टप्पे उसने लिख दी, फिर जोड़कर लिखता है। तो जब विभिन्न समस्याओं को एक ग्रुप के माध्यम से दिया जाता है और उन समूह के छात्र उस समस्या का विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं तथा पूर्ण ज्ञान तथा क्या पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान का प्रयोग कर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो यह निर्मितवाद या संरचनावाद कहलाता है। समाधान पर निकल जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं और उससे संबंधित क्या समाधान करते हैं। तो ये क्या थी हमारे निर्मितवाद और संरचनावाद की विशेषताएं। इसमें इतना ही याद रखना है, संरचनावाद एक किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए मनुष्य या व्यक्ति के मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और उस संरचना के माध्यम से वह उस समस्या का समाधान
करता है। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि निर्मितवाद के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार निर्मितवाद का एक प्रकार का है या कई प्रकार के हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है जिसमें मानसिक योग्यताओं को प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है जिसके प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो जीन पियाजे हैं। दूसरा आता है सामाजिक निर्मितवाद है। सामाजिक निर्मितवाद है जिसके प्रवर्तक कौन से, वाइगोत्स्की है। इसमें समस्याओं को समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। समाज के लोग होंगे, उनके सामने कोई समस्या ले, तुम्हारे गांव में ये काम हो गया, तुम्हारे जिस शहर में रहते हो तुम्हारे शहर में ये काम हो गया, हम जयपुर में रहते, जयपुर में फिलाने सेक्टर में ये कार्य हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है, सामाजिक निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, जिसके प्रवर्तक वाइगोत्स्की थे। कौन से थे, वाइगोत्स्की है। इसके बाद आता है त्रिजीय निर्मितवाद है, त्रिजनीय निर्मितवाद है जिसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर थे। त्रिजनीय निर्मितवाद है जिसके प्रवर्तक कौन से थे, जेरोम ब्रूनर थे। इसके अनुसार ज्ञान व्यक्ति से निर्मित होता है जो बालक को, ठीक है। तो त्रिजनीय जो निर्मितवाद है जिसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर है। इसमें जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि कोई भी ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है जो बालक को विशिष्ट परिस्थितियों में, बालक के सामने कोई भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या हो, विशिष्ट परिस्थिति आ गई है, उससे अगर हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, तो जब से बाहर निकलते हैं हम कुछ न कुछ नवीन ज्ञान को सीख कर ही बाहर निकलते हैं। तो त्रिजनीय निर्मितवाद में जेरोम ब्रूनर यह बताते हैं कि बालक के सामने जब किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह कुछ न कुछ नया सीखता है। अपने ऊपर ले लीजिए, अपने सामने आज तक बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई होगी जो पहली बार आई थी, उन समस्याओं से जैसे हम निपटे तो एक अलग अनुभव लेकर आगे की ओर बढ़े। तो जेरोम ब्रूनर ये कहते हैं, इस सिद्धांत में यह बताना चाहते हैं कि बालकों के सामने जब समस्या आती है तो उनसे जब वह उभर कर बाहर आता है तो वह कुछ न कुछ नया अनुभव कर निकलता है। तो इसे त्रिजीय निर्मितवाद कहा जाता है। 3 प्रकार के निर्मितवाद पढ़े हैं हमने। पहला पढ़ा था संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, जीन पियाजे है। सामाजिक निर्मितवाद है, वाइगोत्स्की है। त्रिजनीय निर्मितवाद है, जेरोम ब्रूनर है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जेरोम ब्रूनर थे उनके द्वारा अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई गई। जेरोम ब्रूनर है वो क्या, अधिगम यानी सीखने की अवस्थाएं बताते, कितनी बताते हैं, 3 अवस्थाएं बताते हैं। जेरोम ब्रूनर के द्वारा अधिगम को सीखने के लिए यानी किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया को करने के लिए कितनी प्रकार की अवस्थाएं बताई गई थी, तो इनके द्वारा 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक तो आती है विधि निर्माण आधारित अवस्था है। कौन सी आती है, विधि निर्माण आधारित अवस्था है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालक क्या है, सक्रिय रहता है। इसे क्या कहा जाता है, सक्रियता अधिगम सिद्धांत है। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था है। दूसरा सक्रियता अवस्था है। इसमें बालक की उम्र 0 से लेकर 3 वर्ष तक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विधि निर्माण आधारित अवस्था की एज क्या होती है, तो 0 से 3 वर्ष की है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 0 से 3 वर्ष तक कौन होते हैं, शिशु होते हैं, बालक होते हैं, शेषावस्था रहती है, शेषावस्था रहती है। तो इसमें जो बालक होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनके द्वारा जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों का क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने देखा छोटे बालक वो दूध पीने के लिए क्या मुंह को ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। छोटे बालक के द्वारा इस प्रकार की क्रिया कौन सी आती है, विधि निर्माण आधारित अवस्था है। या वो अपने हाथों को ऐसे हिलाएंगे, किसी खुशी को महसूस कैसे करते हैं, पैरों को हिलाते हैं, तो ये कौन सी होती है, विधि निर्माण आधारित अवस्था है। यानी बालकों या शिशुओं के द्वारा अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा प्रस्तुत करने के लिए जो प्रदान किए जाते हैं, यानी जो अनुभव या जिस प्रकार की एक्टिविटी प्रदान की जाती है उसमें कौन से आते हैं, विधि निर्माण आधारित अवस्था है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे जो बच्चे होते हैं ये भूख को दिखाने के लिए मुंह को कहे इसे खुला बंद करते हैं और हाथ पैर चलाते रहते हैं। तो ये कौन सी आती है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई गई थी। इसमें पहली कौन सी आती है, विधि निर्माण आधारित अवस्था है या सक्रियता अवस्था है। इसमें एज कितनी होती है, 0 से 3 वर्ष होती है। इसके बाद आती है प्रतिमा आधारित अवस्था है। इसमें कौन सी आती है, प्रतिमा आधारित अवस्था है, यानी बालकों के सामने एक प्रतिमा इमेज बनने स्टार्ट हो जाती है। इसकी अगर बात करते हैं, इसे दूसरा दृश्य प्रक्रिया विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिमा आधारित अवस्था है या दृश्य प्रतिमा विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब बालकों की एज 3 से 12 वर्ष हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3 से 12 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो उनके द्वारा इस प्रकार की क्रिया बनाई जाती है। इसमें बालक जो होता है अपने मन ही मन में कुछ दृश्य बनाता रहता है। कई बार अपने मन में होता है
कोई विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि है, उसको मन ही मन याद करके बहुत खुश होता है कि वो ऐसा समय था, वो ऐसा समय था जब मैं ऐसा था, वो ऐसा समय था जब मैं ऐसा किया करता था, वो एक ऐसा समय था स्वतंत्र था जब मैं इस प्रकार अनुभव था, मेरा इस प्रकार क्रियाविधि में करने में इंटरेस्ट आता था, रुचि थी। सभी के साथ होता है। तो जब इस प्रकार मनुष्य अपने मन में दृश्य बनाता है तो इसे प्रतिमा आधारित विधि कहा जाता है, प्रतिमा आधारित अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें एज कितनी होती है? 3 से 12 वर्ष की होती है। 3 से 12 वर्ष में इस प्रकार की प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिलती है। इसके बाद आता है चिन्ह आधारित अवस्था है। चिन्ह आधारित अवस्था यानी चिन्हों के माध्यम से बालक जब अधिगम करना सीखता है तो इसे क्या कहा जाता है? चिन्ह आधारित अधिगम अवस्था है। इसमें कितनी उम्र होती है? 12 वर्ष के बाद होता है। चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था है, या दूसरा इसे सांकेतिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होती है? 12 वर्ष की आयु के बाद है। हमें कब बाहर जाते हैं, कभी इधर उधर जाते हैं तो रेल ट्रैक पे जाते हैं तो रेल सिग्नल होता है, बस ट्रेन क्रॉस हो रही है तो वहां पर सिग्नल होगा, ट्रक क्रॉस हो रहा है वहां रोड पे सिग्नल होता है। इस प्रकार बालकों को जब संकेत के माध्यम से बताया जाता है और सिखाया जाता है तो इसे संकेत अधिगम कहा जाता है। और इस प्रकार की क्रियाविधि बालक 12 वर्ष के बाद करना स्टार्ट करता है। तो जेरोन ब्रूनर के द्वारा 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई थी। 0 से 3 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक छोटे छोटे होते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस स्थिति में बालक क्या है? विधि निर्माण या सक्रियता की अवस्था दिखाता है। विधि निर्माण आधारित अवस्था है। बालकों को भूख लगी है तो अपना मुंह चलाएगा, हाथ पैर चलाएगा, जिससे माता को पता लग जाता है कि बच्चा भूखा हो गया। तो ये क्या होता है? 0 से 3 वर्ष तक होती है। दूसरा क्या है? दृश्य आधारित अवस्था या प्रतिमा आधारित अवस्था है। 3 से 12 वर्ष के तक बालक होते हैं। इसमें बालक अपने मन ही मन में क्या किसी भी प्रकार की एक दृश्य बनाते रहते हैं, एक इमेज बनाते रहते हैं। ये कौन सी होती है? प्रतिमा आधारित अवस्था है। 3 से 12 वर्ष तक है। इसके बाद क्या है? चिन्ह आधारित अवस्था है। सिंबॉलिक कहा जाता है, जिन्हें चिन्ह के माध्यम से बालक सीखते हैं और चिन्हों के माध्यम से किसी भी क्रियाविधि को करते हैं तो उन्हें चिन्ह आधारित अवस्था कहा जाता है। इसमें बालकों की उम्र 12 वर्ष के बाद हो जाती है और बालक के चिन्हों के माध्यम से अधिगम करते हैं, सीखते हैं। ये हमारा क्या था? निर्मितवाद, या अगर हम बात करते हैं संरचनावाद का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर थे। इनके द्वारा इस सिद्धांत में केवल एक ही बात बताई गई कि बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्या दे दें और उन्हें ग्रुप में बिठा दें। निर्मितवाद का क्या है? बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्या दे दें और उनको एक ग्रुप में बिठा दिया जाए तो बालक आपसी सहयोग के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? निर्मितवाद कहा जाता है। संरचनावाद है, बालक किसी भी समस्या को समाधान के लिए एक दिमाग में एक संरचना बनाता है। यदि मैं इस प्रकार से आगे आगे बढ़ूंगा तो मैं इस समस्या को समाधान कर पाऊंगा। तो इसे क्या कहा जाता है? संरचनावाद है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेरोम ब्रूनर के द्वारा है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक सिद्धांत हो रही है, उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे और फिर हमारा जो अधिगम टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।